हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। 12th क्लास के लिए बात करें अपन आज तो थर्ड यूनिट अपन ने स्टार्ट कर दिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज अपन उस यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नर्नस्ट समीकरण। मैंने यहाँ लिखा है नर्नस्ट इक्वेशंस, नर्नस्ट समीकरण। अब ये नर्नस्ट समीकरण अपन किसके लिए पढ़ने वाले हैं? तो अपन ने सेल पढ़ा है, सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी होता है, ये भी अपन ने पढ़ा। विद्युत वाहक बल भी अपन ने पढ़ा। तो किसी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है उसको पता करने के लिए अपन नर्नस्ट समीकरण पढ़ रहे हैं। तो आप पूरा हेडिंग ये भी लिख सकते हो कि नर्नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्नस्ट समीकरण। अब एक और इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इस बार के जो फाइनल एग्ज़ाम आपका होगा 12th वालों का, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप बोल रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो पहले से भविष्यवाणी कर दिया। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इस बार आपको इस टॉपिक में से, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक कम कर दिए हैं, सेल आपके हटा दिए गए हैं, है ना, तो अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जो रह जाता है वो है आपका नर्नस्ट इक्वेशन। ये आपके सिलेबस में जो रिवाइज्ड सिलेबस आया उसमें ये है, तो ये इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा नर्नस्ट समीकरण से आप रिलेटेड जितने भी टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सब की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सोल्व करवाने वाला हूँ और आपको पूरा समझाने वाला हूँ कि नर्नस्ट समीकरण होता क्या है, आपको इसको कैसे याद करना है और उसको कैसे बनाना है। ठीक है, और इसका यूज़ कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको आज समझा दूंगा। मतलब आपका ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आज का ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो इस शब्द का मतलब समझेंगे। शब्द है आपका नर्नस्ट समीकरण क्या होता है। तो नर्नस्ट समीकरण क्या होता है इसको समझेंगे। तो अभी जस्ट मैंने कहा कि नर्नस्ट समीकरण अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड के लिए पढ़ रहे हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यदि आपने जो सेल का इलेक्ट्रोड बनाया है, इलेक्ट्रोड अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इससे पहले के जो प्रीवियस वीडियो हैं आप उनको पहले देखें, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। सेल जब अपन बनाते हैं तो एक पात्र लेते हैं, उसमें अपन कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं। जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर लिया है कॉपर सल्फेट, तो इसके अंदर मैं कॉपर की एक रोड ले लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरा एक कॉपर का इलेक्ट्रोड यहाँ पर सेल जो है वो अर्ध सेल जो है वो तैयार हो जाता है। इसी को अपन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसका पोटेंशियल कैसे पता करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझ लो। मैंने उस दिन भी समझाया था कि यदि आप ये जो विद्युत अपघट्य यहाँ पर ले रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट्स जो ले रहे हो, इसका कंसंट्रेशन यदि आप 1m रखते हो, 1 मोल कंसंट्रेशन अगर इसका है, सांद्रता कितनी है 1m है, और ये जो इलेक्ट्रोड आपने बनाया है यहाँ आपने टेम्परेचर रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यदि यहाँ पर कोई गैस यूज़ होती है तो उस गैस का प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर नहीं यूज़ होगा। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं वहाँ पर ये गैस जो है यूज़ होती है। तो ये भी आप याद रखें। ये तीनों कंडीशन अगर आप अप्लाई करके कोई इलेक्ट्रोड बना रहे हो तो वो आपका मानक इलेक्ट्रोड होगा। क्या होगा? मानक इलेक्ट्रोड, जिसको अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ये आपकी मानक परिस्थितियां हैं। क्या क्या कि कंसंट्रेशन जो आपका इलेक्ट्रोलाइट से उसका कितना होना चाहिए, 1m होना चाहिए। टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे आप बात करोगे, और यदि वहाँ पर गैस से आप कोई इलेक्ट्रोड बना रहे हो तो 1 एटमॉस्फेयर उस गैस का प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मानक इलेक्ट्रोड होता है अगर इस कंडीशन में बनाते हैं तो इस इलेक्ट्रोड का जो विभव आएगा वो भी कौन सा होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और जब भी अपन मानक इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं तो उसको E0 से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इसका सामान्य परिस्थितियों में, मतलब अपन ये सब कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे, नॉर्मल जो कंडीशन आपके पास है उसी कंडीशन में आप इलेक्ट्रोड बना रहे हो तो उसका विभव जो है उसको अपन E ले लेते हैं। ये आपका E है जो नॉर्मल परिस्थितियों में कहा गया है, और ये E0 जो है वो स्टैंडर्ड जो आपका सिचुएशन है उसमें आपने क्रिएट करके इसको बनाया है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया और ये आपका नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। ये दोनों चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं नर्नस्ट समीकरण की एक चीज़ आपको यहाँ समझा सकता हूँ, अगर ये चीज़ समझ में आती है तो। नर्नस्ट समीकरण क्या होती है? तो नर्नस्ट समीकरण आपका जो इलेक्ट्रोड होता है उसका जो पोटेंशियल होता है, कौन सा, मानक पोटेंशियल। ठीक है, यानी मानक विभव, आप इसको कह सकते हो मानक विभव। किसी इलेक्ट्रोड का मानक विभव और विभव, इसको नॉर्मल आप विभव कह लो। तो मानक विभव और विभव में संबंध बताने के लिए
नर्नस्ट ने एक समीकरण दिया, उसी समीकरण को अपन कहते हैं नर्नस्ट समीकरण। इन दोनों में क्या संबंध होता है, अगर आपके पास ये है तो आप ये कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको मानक विभव दिया हुआ है तो आप उसका पोटेंशियल कैसे पता कर सकते हो। उसको पता करने के लिए यानी दोनों में रिलेशन बताने के लिए नर्नस्ट ने एक समीकरण दिया, उसी समीकरण को नर्नस्ट समीकरण भी कहते हैं। एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई। दूसरी बात ये समझना, इस इक्वेशंस में एक टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल है, कंसंट्रेशन का भी है। मान लो ये आप चेंज कर देते हो तो किस तरीके से वो विभव जो है वो भी चेंज होगा। मैंने कहा यदि आप 1 m ले रहे हो सांद्रता और उसका टेम्परेचर आपने 25 डिग्री सेल्सियस रखा है तो उसका जो विभव आने वाला है वो कौन सा आने वाला, मानक विभव, जो अपन ने पहले से निकाल के रखा हुआ है सबका, ठीक है। लेकिन आप जो सेल बना रहे हो वो आप इस कंडीशन में नहीं बना रहे हो, तो फिर आप उसका विभव कैसे पता करोगे। तो वो विभव आप यहाँ पता कर सकते हो, किससे, नर्नस्ट इक्वेशन से पता कर सकते हो। मतलब आपका जो विभव है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा और कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी आप इसके द्वारा पता कर सकते हो। मतलब नर्नस्ट समीकरण की दो आप डेफिनेशन लिखोगे। सबसे पहले तो क्या लिखोगे, नर्नस्ट समीकरण जो होता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव दोनों में क्या करता है, संबंध बताने के लिए नर्नस्ट ने जो समीकरण दिया है उसी को अपन नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। इस समीकरण की सहायता से अपन किसी भी इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड के विभव पर, है ना, क्या कहा मैंने, इस समीकरण की सहायता से किसी इलेक्ट्रोड के विभव पर सांद्रता का और टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी आप नर्नस्ट समीकरण के द्वारा पता कर सकते हैं। इतना तो नर्नस्ट समीकरण का थोड़ा सा इंट्रो हुआ। अब ये समीकरण क्या होता है उसको समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इक्वेशंस क्या है। तो उससे पहले मैं आपको साइंटिस्ट का नाम बता दूं, जर्मन के केमिस्ट हैं वेदर हरमन नर्नस्ट, इन्होंने ही इस समीकरण को दिया है। अब यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि ये इक्वेशंस होती क्या है। तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों से कहा था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, अब ज़्यादातर ये रिएक्शन जो नर्नस्ट इक्वेशन जो होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए यूज़ होती है। तो एक समीकरण ले लेते हैं अपन कि मान लो यहाँ पर M कोई मेटल है जिसके ऊपर 2+ चार्ज है, ठीक है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। सपोज मान लो N मान लेता हूँ, 2 भी नहीं देता हूँ, N+, N की जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। N+ चार्ज है, मतलब ये N इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा M में। अब ये हो जाएगा आपका सॉलिड, ठीक है। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो इससे पहले की रिएक्शंस आप देखें, इसके पहले का वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये भी मैं लिख देता हूँ। अब समझते हैं कि ये इक्वेशंस क्या होती है। तो ये रिडक्शन जो है यहाँ पर हो रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रोड है, तो इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल और इसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल में क्या संबंध है, तो उसको बताने के लिए नर्नस्ट ने इक्वेशन दिया जिसको इस तरीके से लिखा जाता है E। इसका पोटेंशियल जो है वो E ले लेता हूँ, यहाँ चाहो तो रिडक्शन लिखो या फिर आप यहाँ लिख सकते हो कि जो M है आपका कैपिटल M, N+, ये कन्वर्ट हो रहा है M में, Mn+ M में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा भी लिख सकते हो। रिडक्शन भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो E मतलब क्या है, पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसका जो स्टैंडर्ड कंडीशन में बनाया जाता तब इसका जो विभव होता वो कितना होता, तो E0 लिख दिया। इसको भी लिख देता हूँ, Mn+ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है N में, रिडक्शन पोटेंशियल है कुल मिला के ये, माइनस RT/NF(ln)Q। बस ये समीकरण है, यही आपको याद रखनी है, यही आपका नर्नस्ट इक्वेशन है। E = E0 है ना, मतलब विभव, रिडक्शन विभव और स्टैंडर्ड रिडक्शन विभव, माइनस RT/NF। अब ये सब चीज़ें बताऊंगा, R क्या है, T क्या है, N क्या है, F क्या है, वो सारी बातें बताऊंगा, ln/Q। अब यहाँ पर Q का मतलब आपको समझना पड़ेगा, अभी तभी ये पूरी होगी। इसको याद कर लें एक बार में, E = E0 माइनस RT/NF ln/Q। अब ये Q क्या है इसको समझ लो। तो Q जो है ये होता है कोशिएंट, ठीक है, जिसको हिंदी में अपन अगर कहें तो भागफल कहते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन का क्वोशिएंट है। इसका क्या मतलब होता है वो भी मैं समझा दूं, चाहो तो आप Q ना लिखो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो Q का मतलब समझा देता हूँ। Q = क्या होता है ये आपको समझना है। तो Q = आपको यहाँ इक्वेशन से लिखना है। अगर आप इस
जो नर्नस्ट इक्वेशन है इसमें आप माइनस का साइन लगाते हो, देखो यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों दिखते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इक्वेशन याद रख लें, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। अब क्यू मतलब होता है इक्वेशन कोशेंट किसको कहते हैं, तो क्यू की वैल्यू क्या होती है आप सीधा वो भी लिख सकते हैं। तो क्यू में सिखा देता हूँ कैसे लिखा जाता है। यदि आप यहाँ पर माइनस का साइन लिख रहे हो तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा उसको देखना, यहाँ ऊपर आपको लिखना है उत्पाद आयन, उत्पाद में जो आपको आयन दिखेगा उसको आप लिखेंगे, आयन नहीं है तो यहाँ आप सीधा उत्पाद भी लिख सकते हैं, उत्पाद की सक्रिय सांद्रता। आयन आपको तब समझ में आएगा जब मैं पूरे सेल के लिए लिखूंगा। तो उत्पाद की सक्रिय सांद्रता को इसे बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये भी याद रखना, एक्टिव कंसंट्रेशन जो होता है उसको ये बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ये तो उत्पाद हो गया। नीचे आता है आपका ये अभिकारक जिसको अपन कहते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और नीचे आएगा रिएक्टेंट, अभिकारक की सक्रिय सांद्रता, ये लिखा जाता है क्यू के इज इक्वल टू। ठीक है, यदि आप यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हो तो ये पलट जाएगा, ये अभिकारक ऊपर जा जाएगा, उत्पाद नीचे आ जाएगा। ये भी मैं आपको करके बताऊंगा आगे। तो चलिए पहले इसको पूरा लिख लेते हैं। ये ई, अब मैं बार बार यहाँ नीचे एम एन प्लस एम में कन्वर्ट हो रहा है, ये नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो लिखें, नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू ई नोट, ये माइनस का साइन है, फिर आपका आर टी अपॉन एन एफ, फिर अपना एल एन है। अब क्यू की जगह मुझे ये लिखना है, तो उत्पाद में क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये उत्पाद आपका एम, तो इसकी सांद्रता लिखेंगे, सक्रिय सांद्रता। तो सांद्रता को कैसे लिखा जाएगा, एम एस लिख दिया मैंने और इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दूंगा। तो ये इसकी सांद्रता हो गई, जो भी अपने को क्वेश्चन में दी रहेगी वो अपन यहाँ लिख देंगे। मैं आपको सवाल करके दिखाऊंगा तब ज़्यादा आसान समझ में आएगा। फिर आपको नीचे लिखना है अभिकारक, अभिकारक क्या है, एम एन प्लस, तो एम के ऊपर एन प्लस चार्ज है और ये एक्वस सॉल्यूशन में, इसकी भी सक्रिय सांद्रता है तो इसको भी ब्रैकेट में लिख दो। अब आपका ये इक्वेशंस लगभग कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर आप सीधा ये भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप क्यू लिखें, क्यू लिखो तो आप लिख सकते हो क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर होता है उत्पाद की सक्रिय सांद्रता अपॉन अभिकारक की सक्रिय सांद्रता। ठीक है, अगर दोनों तरफ आयन है तो आयन की सांद्रताएं ली जाती है। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब इसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि मुझे कुछ रफ ना करना पड़े। अब आपको एक चीज़ और, अगर आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो आपको ये पता होगा कि एल जो होता है इसको अपन लॉग ई भी बोलते हैं। ये बेस में ई है, आधार ई वाला आपका लोगेरिथम है। ठीक है, लोगेरिथम जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है लॉग ई होता है और एक होता है लॉग 10। तो जो लॉग ई होता है उसको अपन एल भी लिखते हैं, मतलब ये एल लिखा हुआ मतलब ये क्या है, लॉग ई है। और आप लोगों को log e और log 10 में रिलेशन पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको log e को log 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो log, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता है तो। log e इज इक्वल टू होता है 2.303 log 10, मतलब कहीं पर भी log e है और यदि आप उसको log 10 लिखना चाहते हो, log 10 को केवल log b अपन लिख सकते हैं। ठीक है, और log e को ln लिखा जाता है। जहाँ पर आपको ln लिखा हुआ है मतलब वो log e है, और जहाँ केवल log लिखा हुआ है मतलब वो आपका log 10 है। ये आप याद रखेंगे। तो जब भी log e को log 10 में कन्वर्ट करना है तो आपको 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं वही करूँगा, यहाँ जो ln है इसको मैं log में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं करता हूँ, तो लिख देते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं e इज इक्वल टू ई नोट। ठीक है, फिर माइनस का साइन, ये माइनस लगाया। अब ln को log लिखेंगे, तो मैंने अभी जस्ट कहा जब भी आप ln को या log e को log 10 में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ अपन सीधा यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पर कर दें तो 2.303 RT तो पहले से ही था, अपॉन में NF भी पहले से ही था, बस अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब मैं इस ln को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं log लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको log लिखूँगा और ये आपका वही MS इसकी सक्रिय सांद्रता अपॉन में m n प्लस AQ इसकी सक्रिय सांद्रता। तो ये हो गया उत्पाद की सक्रिय सांद्रता अपॉन अभिकारक की सक्रिय सांद्रता। अब ये जो आपका समीकरण बना है यही आपका पूरा कंप्लीट नर्नस्ट इक्वेशन हो गया। तो ये नर्नस्ट इक्वेशन इतना सा ही एग्जाम में लिख के नहीं आना है, इसको सोल्व भी करना है। पहले आपने Q अगर लिखा है तो Q का वैल्यू लिख दो यहाँ पर। अगर आप यहाँ माइनस का साइन यूज़ कर रहे हो तो ऊपर आप लिखोगे उत्पाद की सक्रिय सांद्रता और नीचे लिखोगे अभिकारक की सक्रिय सांद्रता। फिर आपको क्या करना है, ये जो ln है इसको log में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे इसको log लिखोगे 2.303 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये पूरी इक्वेशंस आप एक साथ याद रखो,
इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इससे इसको बनाना पूरी सीख जाओ कि ये कैसे बनी है, क्योंकि इसी का न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अब मैं इसको पूरा और आपको थोड़ा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि इसका जब न्यूमेरिकल होगा तो आप इसको कैसे यूज़ करोगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए उस इक्वेशंस के बारे में अगर बात करें तो उसको मैं फिर से यहाँ नोट कर देता हूँ। E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log M अपॉन MN प्लस, ये अपना नर्नस इक्वेशन है। यहाँ पर कौन क्या है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसी की बात करते हैं। ये तो आपको पता है E इज इक्वल टू का आपका क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव आप इसको लिखें हिंदी में, ठीक है। ई नोट आपका क्या है, ये है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये भी आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये भी आप समझ जाए इसमें कौन क्या है आपको दिखाई दे रहा है। आर आपका क्या है, आर इज इक्वल टू आप सब लोगों को पता है ये गैस कांस्टेंट होता है, गैस नियतांक होता है। पहले मैं ये बता दूं कि ये क्या होता है, फिर इनकी वैल्यू भी आपको लिखना सिखाऊंगा। ये गैस नियतांक होता है, ठीक है। फिर जब भी आपको टेम्परेचर लेना है, टी इज इक्वल टू की अगर बात की जाए तो ये आपको केल्विन में लेना है, ठीक है। तो टेम्परेचर आपका काय में रहेगा, केल्विन में। तो यहाँ लिख देता हूँ ताप के में, केल्विन में, आप पूरा लिख लेंगे केल्विन में, ठीक है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो था, जब भी इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है तो अधिकतर आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस ही दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो आप समझ जाएं कि वो 298 केल्विन टेम्परेचर है, उससे ही आप सवाल सोल्व करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर आपको यही दिया हुआ रहेगा, तो इससे भी अपन इसको इक्वेशंस को थोड़ा और आगे भी सोल्व कर लेंगे। पहले समझ लो कि इसमें कौन क्या होता है। फिर एन की अगर मैं बात करूँ, स्मॉल एन इज इक्वल टू जो होता है, यहाँ आपका जो रिएक्शन होता है, सेल रिएक्शन हो चाहे वो इलेक्ट्रोड का रिएक्शन हो, जस्ट अभी अपन ने लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पर, अपन ने लिखा था एम, एन प्लस जो है वो एन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और क्या बना रहा है, एम बना रहा है, एस। ये इक्वेशन अपन ने लिखा था। तो जो संतुलित इक्वेशन होता है, बैलेंस इक्वेशन होता है, बैलेंस होना जरूरी है। संतुलित समीकरण जो होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है ना, संतुलित समीकरण में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये आपका n है। n का मतलब ये 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। यदि 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा। अभी आगे मैं आपको ये समझा दूंगा। तो ये n का मतलब भी आपको समझ में आ गया। अब क्या बचता है, f। f इज इक्वल टू अगर बात करें तो ये होता है आपका फेराडे नियतांक। ये क्या होता है, फेराडे कांस्टेंट, इसको भी आपने सुना होगा। तो ये फेराडे नियतांक है। बस ये तो आपका कंसंट्रेशन हो गया उत्पाद का, और ये अभिकारक का कंसंट्रेशन हो गया। बाकी चीज़ें तो आपको पता है, बाकी मैंने सारी यहाँ लिख दी। ई आपका इलेक्ट्रोड विभव है, ई नोट आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव है, आर यहाँ पर गैस नियतांक है, टी टेम्परेचर है केल्विन में जो दिया हुआ है आपको, और एन आपका संतुलित समीकरण में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और एफ यहाँ पर फेराडे नियतांक है। ये आप नोट कर लें। अब मैं आपको इनका वैल्यू बताने वाला हूँ, उस वैल्यू को रख के अपन इसको पहले से थोड़ा सा सोल्व करके रखेंगे, फिर इसको न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। गैस कॉन्स्टेंट की अगर बात करें, आर की अगर बात करें तो इसका वैल्यू होता है 8.314। जब आपको जूल, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स में बात की जाती है, तो यहाँ पर अपन इनकी सांद्रता मोल में लेते हैं, है ना, कंसंट्रेशन मोल में लेते हैं, टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं, और एनर्जी जो होती है उसका जो वैल्यू होता है वो जूल होता है, वर्क जो होता है वो जूल में है। इसीलिए यहाँ पर आपको जो आर का वैल्यू है वो क्या लेना पड़ेगा, 8.314। ये फिक्स रहेगा, ये चेंज कभी नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेचर आपका चेंज हो सकता है, लेकिन अधिकतर न्यूमेरिकल में आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही दिया हुआ रहेगा, तो वो रहेगा 298 केल्विन, ठीक है। फिर एक और चीज़ जो फिक्स है वो क्या है, दो चीज़ें तो फिक्स हो गई, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ये हमेशा फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन लगभग ये ज़्यादातर जो सोल्व क्वेश्चन रहेंगे उनमें 25 ही रहेगा, ठीक है। फेराडे कांस्टेंट की अगर बात करें तो ये होता है 96,500 कूलम पर मोल, ठीक है, इतना आवेश, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू भी फिक्स है 96,500 कूलम।
तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये वैल्यू याद रखना है, और आपका टेम्परेचर जो है वो हमेशा केल्विन में लेना है। इतना सा आपको इसमें याद रखना है। एन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें यूज़ हो रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको दी हुई रहेगी, एक आपको निकालना रहेगी, ठीक है। और फिर इन दोनों का कंसंट्रेशन भी आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इतना सब यूज़ करके अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा और सोल्व करना है, वो कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तब तक आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब देखेंगे आप, मैंने यहाँ पर क्या क्या वैल्यू बताई है। R इज इक्वल टू मैंने आपको बताया है, ठीक है, 8.314। फिर अपन ने यहाँ पर T टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन, अगर आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तब की बात करेंगे। और F इज इक्वल टू आपका है 96,500 कूलाम, ठीक है। इतना सारा वैल्यू आपको याद है। अब बार बार जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो ये सब तक यहाँ वैल्यू रख के कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इस इक्वेशंस को मैंने थोड़ा सा सरल बना दिया है। वो आपको क्या करना है कि ये जो है वैल्यू रख लो आप, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 इंटू आर का वैल्यू कितना है 8.314, तो यहाँ पर लिखेंगे 8.314 इंटू यहाँ पर T का वैल्यू है 298, ये लिख दिया मैंने 298 अपॉन n चेंज हो जाएगा। हर इक्वेशंस में जरूरी नहीं कि n का वैल्यू 2 रहे, तो इसको अपन नहीं लिख रहे, तो n ऐसा कैसा लिख दिया, इंटू f आपका फिक्स है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम, ठीक है। तो ये वैल्यू भी मैंने रख दिया। उसके बाद आपका log ऐसा का ऐसा ms और अपॉन में आ जाएगा mn प्लस aq, ठीक है। अब ये जितना भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू 2.303, 8.314 इंटू 298 और नीचे लिखा हुआ है 96,500 कूलाम, इन सबको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा उसको देखते हैं। E इज इक्वल टू ई नोट माइनस यहाँ आता है आपका 0.0591। ये वैल्यू आप याद रख लें ताकि आपको इतना सारा कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको क्या याद रखना है 0.0591 और अपॉन में अब आपका क्या बचेगा n, और इधर आपका बचा है log ms और अपॉन में है mn प्लस aq। ये हो गया। तो आपका नर्नस इक्वेशन और भी आसान हो गया। अब आपको न्यूमेरिकल जब भी करना है इसको यूज़ करना है। E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन n log ms और mn aq। यहाँ तक आपको जब भी नर्नस इक्वेशन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको यहाँ तक इसको सोल्व करके आना है, डायरेक्ट ये नहीं लिखना है। समझ में आ गया 0.059 कहाँ से आया, इन सबको आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका आएगा 0.059। ये आपको याद रख लेना है, बार बार इसको कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। अब इसका अपन न्यूमेरिकल में किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं, और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ कि जब भी आपका कोई सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, आयन है तो उनका कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर आपका कोई भी सॉलिड स्टेट में अगर आप यहाँ लिख रहे हो तो जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, उनकी सांद्रता को हमेशा इकाई माना जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ms की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो सक्रिय सांद्रता है वो कितनी होगी 1 होगी। मतलब मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं जब 1 लिखूँगा तो देखो क्या होने वाला है उसको आप समझेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है आपका E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन n log, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। अभी जस्ट मैंने कहा जो सॉलिड होता है उसकी जो सांद्रता होती है, सक्रिय सांद्रता वो 1 होती है, तो यहाँ 1 लिख दिया। और अपॉन में आपका हो जाएगा m n प्लस aq। इसकी सांद्रता आपको जो दी हुई है वही आपको लिखना है, ठीक है। अब ये अपॉन में है और ऊपर तो 1 आ गया, तो इसको मैं ऊपर लेके आ सकता हूँ। अगर इसको मैं पलटता हूँ तो मैंने जस्ट कहा था नीचे वाले को जब आप ऊपर लेके आते हो तो ये साइन जो है आपका चेंज हो जाता है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू ई नोट, ये माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस 0.0591 अपॉन n log n प्लस aq। तो ये आपके किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए नर्नस्ट इक्वेशन क्या हो गया, पूरा मैंने करके आपको बता दिया।
अब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हो तो आप यहाँ 2 का वैल्यू रख दो, उसका कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है वो यहाँ लिख के इसको सोल्व कर लो तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नर्नस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। यहाँ जो नई चीज़ मैंने सिखाई वो क्या है कि जब भी आपका कोई सॉलिड होता है तो उसकी जो सांद्रता होती है, सक्रिय सांद्रता को हमेशा कितना लिया जाता है 1, क्योंकि वो कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है, तो उसको 1 ले लिया जाता है, तो इकाई लिया जाता है। और अपॉन में अपन ने ये ले लिया, जब इसको अपन पलटेंगे तो ये साइन बदल जाता है, तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आप देखेंगे कहीं कहीं आपको नर्नस इक्वेशन में माइनस दिखेगा, कहीं कहीं प्लस दिखेगा। आप दोनों में से लेके सोल्व कर सकते हो। बस याद रखना है कि जब माइनस लेते हो तब आपको यहाँ ऊपर जो है यहाँ प्रोडक्ट लिखना है और नीचे आपको क्या लिखना है, रिएक्टेंट लिखना है। जब आप यहाँ प्लस लेते हो तो इसको बदल दो, ठीक है, रिएक्टेंट को ऊपर लिख दो, प्रोडक्ट को कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो। और ये इक्वेशन जो है रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लिखी गई है। अब मैं आपको पूरे सेल के लिए भी इसको लिखना सिखा देता हूँ एक बार, उसके बाद अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो आपका नर्नस इक्वेशन का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट खत्म हो जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको फाइनल इस बार एग्जाम में पूछा ही जाना है, तो इसको अच्छे से समझ लें। सपोज मान लो कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोड नहीं है, पूरा सेल है, और पूरे सेल का आपको नर्नस समीकरण उसके लिए लिखना है। पूरे सेल का मतलब नर्नस इक्वेशन की सहायता से पूरे सेल का इलेक्ट्रोड वो पता करना है। कुल मिला के आप ये भी कह सकते हो। तो सेल के लिए बात करेंगे, ठीक है। मान लो अपन ने डेनियल सेल ले लिया, तो डेनियल सेल में क्या होता है, जो Zn होता है ये कन्वर्ट होता है Zn2+ में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे अपन एनोड के बारे में लिखते हैं, तो ये एनोड हो गया, इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर इधर अपन कैथोड लिखेंगे, तो कैथोड में क्या होता है, Cu2+ जो होता है एक्वस, और ये कन्वर्ट होता है Cu में, ठीक है। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपका पॉजिटिव है। ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। पहले तो मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना सिखाऊंगा कि ये सॉल्व कैसे किया जाता है, और फिर जो लास्ट का आपका आंसर आएगा उसको, अगर आपके पास इस टाइप का इक्वेशन है उसको डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट वो कैसे लिखा जाएगा वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले अपन इसको पूरा नर्नस इक्वेशन से सोल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रिडक्शन रिएक्शन है, मैंने कहा था नर्नस समीकरण अभी जो अपन ने सीखा था वो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए था। तो सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल के लिए अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पर इस पर रिडक्शन हो रहा है कैथोड पर, तो देखो कैथोड पर रिएक्शन क्या हो रही है उसको देखो, तो ये जो Cu है एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, इस पर 2+ चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और Cu में कन्वर्ट हो रहा है। यही तो अपन लिखा Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सॉलिड बना रहा है। यहाँ पर इससे पहले मैंने M लिखा था, बस ये डिफरेंस था। तो इससे तो अपन इक्वेशंस लिख सकते हैं। क्या इक्वेशन लिखेंगे अपन, वैल्यू लिख के नहीं रखना है अपने को, बिना वैल्यू वाली इक्वेशन लिखना है अभी यहाँ पर। तो वो होता है आपका E। अब ये किसके लिए है, रिडक्शन के लिए। चाहे तो रिडक्शन लिखो या फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो Cu2+ है वो कन्वर्ट हो रहा है Cu में, ठीक है, इज इक्वल टू E0। ये भी किसके लिए, Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है Cu में, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया था, तो माइनस का साइन जब लगाते हैं तो माइनस अपन लिखते हैं RT/N की जगह आप लिख सकते हो 2, तो 2F। बाकी अपने को कोई वैल्यू यहाँ पर लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। फिर अपन ने यहाँ पर ln लिखा था, तो ln लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ जब आप माइनस साइन यूज़ करते हो तो अपन लिखते हैं उत्पाद के अपॉन में लिखते हैं अभिकारक को। तो अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा Cu(S) की सक्रिय सांद्रता अपॉन Cu एक्वस 2+ की सक्रिय सांद्रता। यही इक्वेशन था, सेम टू सेम वही चीज़ क्या जो मैंने आपको पहले भी सिखाया है। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो सॉलिड होता है ये इसका जो कंसंट्रेशन 1 होता है, और एक और आप काम कर सकते हो, इस ln को log में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो दोनों काम एक साथ कर देते हैं। तो E इज इक्वल टू Cu2+ अपॉन Cu इज इक्वल टू E0 Cu2+ Cu माइनस 2.303 RT/2F। अब ये हो गया आपका log, ठीक है, और ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और अपॉन में आ जाएगा Cu2+, और ये क्या है आपका एक्वस सॉल्यूशन है। अब ये अपॉन में है तो इसको ऊपर लेके आते हैं, तो ये माइनस का साइन जो है ये हो जाएगा आपका प्लस का, तो E Cu2+ अपॉन Cu इज इक्वल टू E0 Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है Cu में, माइनस हो जाएगा प्लस में, बचेगा 2.303 RT/2F log
ब्रैकेट में लिखेंगे Cu2+ एक्वस की सक्रिय सांद्रता। तो ये जो इक्वेशन आपका बना है वो किसके लिए बन गया, इस सेल के एक इलेक्ट्रोड के लिए जो इक्वेशन आया है वो आपका ये है, ठीक है। ये आपका एक इलेक्ट्रोड के लिए आया, अपने को पूरे सेल के लिए लिखना है, तो ये भी एक इलेक्ट्रोड की तो हो गई है। एक और इलेक्ट्रोड के लिए रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर दोनों को मिलाकर अपन सेल के लिए बना देंगे। तो इस इक्वेशंस को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और वो इक्वेशंस भी मैं बना देता हूँ। अब इसी को देख के आप उस इक्वेशंस को भी लिख सकते हो, और पूरा आपको सोल्व करना तो आप पूरा भी सोल्व कर सकते हो। मैं पूरा सोल्व करवा देता हूँ। अगर वो इक्वेशंस की अगर मैं बात करूँ तो वो इक्वेशंस क्या बनेगा, पहले इक्वेशंस को आपको लिखना पड़ेगा। वो इक्वेशन बनेगा कि आपका Zn जो है S ये Zn2+ में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होने वाला है। लेकिन ये रिएक्शन आपका क्या है, ऑक्सीडेशन, ये आपका ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए आपको नर्नस्ट इक्वेशन लगाना है, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए नर्नस्ट इक्वेशन नहीं यूज़ होता है। नर्नस्ट इक्वेशन यूज़ होता है रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। तो इस रिएक्शन को अपने को क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो पलट के देखना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा Zn2+ एक्वस ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और क्या बना रहा है, Zns। इसको ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे ऊपर क्या लिख दोगे, उत्पाद तो आपका अब यहाँ पर ये है और आपका अभिकारक क्या है, ये नीचे आ जाएगा, तो आपका पूरा रिएक्शन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको मैंने अभी जस्ट कहा है कि जो आप नर्नस्ट इक्वेशन जो पढ़ रहे हो वो अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ही बात करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इस एनोड पर, तो इसको मैंने क्या कर दिया, रिडक्शन बना दिया, इसको पलट दिया, ठीक है। अब इसको जब पलट दिया तो देखो अब इक्वेशन आपका क्या बनेगा, वो इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ। वो इक्वेशन क्या आने वाला है कि E जो है यहाँ पर भी वही लिखूंगा, Zn2+ कन्वर्ट हो रहा है Zn में, है ना, इज इक्वल टू E0 Zn2+ Zn में। अब प्लस का साइन सीधा लगा देता हूँ और इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, 303 RT/2F। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो आना ही है। फिर आपका लोग, अब यहाँ पर जो Cu2+ AQ था उसकी जगह क्या आ जाएगा, Zn2+ आ जाएगा। तो Zn2+ क्या है आपका एक्वस सॉल्यूशन की सक्रिय सांद्रता। तो ये हो गई आपकी Zn इलेक्ट्रोड के लिए और ये हो गई आपकी कॉपर के इलेक्ट्रोड के लिए। दोनों इलेक्ट्रोड के लिए अलग अलग अपन ने नर्नस्ट इक्वेशन लिख दी है। अब दोनों को मिलाकर अपन क्या करेंगे, सेल के लिए नर्नस्ट समीकरण कैसे लिखेंगे वो अपने को समझना है। बस ये नई चीज़ है जो आपको समझ में आ गई कि यदि आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस पर क्या करना है, रिडक्शन करना है, तभी आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट के अपोन में क्या लिखना है, अभिकारक को लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया था कि जब भी अपने को किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है, ई सेल इज इक्वल टू जब भी अपन करते हैं, तब मैंने आप लोगों से कहा था कि ई जो आपका कैथोड होता है उसमें से एनोड को अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मतलब कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये रहा आपका कैथोड का, कॉपर आपका कैथोड का काम कर रहा है, तो ये आपका कैथोड का है और ये आपका क्या है, एनोड का है, ठीक है। तो कैथोड में से एनोड को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका ई सेल आ जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं आराम से, एक एक स्टेप को समझते हुए चलेंगे। तो ई सेल इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका E0 सेल, ठीक है। लेकिन अपने को ई सेल निकालने के लिए क्या करना है कि जो ई कैथोड है उसमें से ई एनोड को माइनस करना है, तो माइनस कर लेते हैं। तो ये रहा आपका E0 सेल। कैसे आएगा देखो, यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो चलो यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं, E0 Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है Cu में से, ठीक है। इसमें से माइनस करना है आपको क्या, E0 Zn2+ कन्वर्ट हो रहा है Zn में, ये तो आपका हो गया। फिर प्लस का साइन आता है, इसको अपन अलग ब्रैकेट में लिख देते चाहे तो, ठीक है। अब ये E0 सेल हो गया, ये क्या हो गया, कैथोड में से एनोड को माइनस कर दिया, तो यहाँ जो आपका पोटेंशियल आएगा वो किसका आएगा, सेल का आएगा। तो E0 सेल इसको अपन लिख देंगे नीचे, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे उसको देखो, आगे अपने को क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना, तो पहले इसको लिखो 2.303 RT/NF, फिर क्या है log Cu2+ एक्वस सक्रिय सांद्रता। इसमें से आपको माइनस करना है, किसको माइनस करना है, आपको इसको माइनस करना है। चाहो तो आप पहले दोनों को अलग अलग लिखो, पहले इसको एक ब्रैकेट में लिखो, फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर इसको अलग ब्रैकेट में लिखो, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है।
मैंने अलग अलग कर दिया, इन दोनों को पहले यहाँ माइनस कर दिया, फिर प्लस का साइन लगा के इन दोनों को अलग माइनस कर दिया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे करें। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, ये वाला वैल्यू लिख देता हूँ 2.303 RT अपॉन में आपका NF की जगह 2F लिखेंगे ना, 2F, फिर log यहाँ क्या है Zn2 प्लस एक्वस। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो आपका ई सेल था, अभी तक कुछ नहीं करा है, सिर्फ माइनस करके लिखा ही है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, ई कैथोड में से एनोड माइनस करेंगे तो ई नॉट सेल आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ इन दोनों में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा 2.303 RT अपॉन 2F, 2.303 RT अपॉन 2F, ये दोनों आपको कॉमन दिख रहे हैं। तो इन दोनों को आप क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो प्लस 2.303 RT अपॉन 2F, ये मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो देखो ब्रैकेट में क्या बचता है, ब्रैकेट में बचता है log Cu2 प्लस एक्वस, ठीक है, माइनस log Zn2 प्लस एक्वस, ये आपका ब्रैकेट में बचता है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस में माइनस कर दे, मतलब रफ कर देता हूँ, यही मैंने यहाँ पर लिखी है, आपको समझ में आ गया ना। कैथोड में से एनोड को माइनस करना है तो इसमें से अपन इसको माइनस कर रहे हैं, तो पहले इन दोनों को आगे वाले को माइनस करके मैंने यहाँ लिख दिया है, फिर इसको इसको लिखा है यहाँ पर, फिर माइनस करके इसको लिखा है। ठीक है, क्योंकि कैथोड में से एनोड को माइनस करना है तो वो यहाँ पर लिख दी मैंने। ठीक है, फिर क्या करा, ये दोनों को जब माइनस करूंगा तो ई नोट सेल आ जाएगा, कैथोड में से एनोड माइनस करूंगा तो ई नोट सेल आ जाएगा, तो सीधा लिख दिया ई नोट सेल, प्लस करके ये लिखा, ये 2.303 RT 2F यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लिया, ये कॉमन हो गया, और ये ऐसा कैसा लिख दिया, log Cu2 प्लस बचा है यहाँ पर, और यहाँ माइनस log Zn2 प्लस बचा, ये लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। अब देखो क्या आने वाला है, ये आपका ई सेल, ठीक है, ये आपका ई नोट सेल प्लस 2.303 RT अपॉन 2F। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि log में दो वैल्यू आपको दी हुई है, उनके बीच में माइनस का साइन है, तो वो कहाँ चले जाते हैं, एक दूसरे के अपॉन में चले जाते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है। तो log ये हो जाएगा Cu2 प्लस एक्वस अपॉन Zn2 प्लस एक्वस। ठीक है, इन दोनों की सक्रिय सांद्रता एक दूसरे की कहाँ चली जाएगी, अपोन में चली जाएगी, और इस तरीके से आपका सेल के लिए, पूरे सेल के लिए क्या आ गई, नर्नस्ट इक्वेशंस आ गई। याद रखेंगे, मैथ बायो वालों को नहीं पता है तो log में जो वैल्यू रहती है, दोनों के आगे log लगा हुआ और दोनों माइनस में है, ये माइनस वाला जो है ये अपोन में चला जाता है, दोनों के साथ log को एक साथ लिख देते, तो दोनों का log एक ही बार लिखा जाएगा, और इसके अपोन में ये चला जाता है, तो इसके अपोन में मैंने ये लिख दिया, माइनस जाता है अपोन में, अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो ये प्लस में जाता, और ये प्लस में होता तो मल्टीप्लाई में जाता। यहाँ अगर प्लस का साइन होता तो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, यहाँ माइनस है तो दोनों एक दूसरे के डिवाइड में चले गए। तो इस तरीके से आपका सेल के लिए, डेनियल सेल की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पर आपको पूरा सोल्व करके बता दिया कि कैसे किसी सेल के लिए आपको नर्नस्ट इक्वेशन निकालना है। अब डायरेक्ट कैसे लिखना है, इतना सारा आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये दिख रहा है तो इससे डायरेक्ट आपको इसको कैसे लिखना है वो समझ लो। अब इस इक्वेशंस को देखेंगे ध्यान से, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस, अगर मैं 2.303 RT और F सबका वैल्यू अगर लिख देता हूँ तो कितना आता है 0.0591 आता है ना, और अपोन में 2 को तो लिया ही नहीं था अपन ने, तो 2 ऐसा कैसा लिख देता हूँ। फिर आपका log, अब यहाँ समझ रहे हैं कि यदि आप यहाँ पर प्लस का साइन लिखते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ इस इक्वेशंस को देखो आप, ये आपका क्या है कैथोड, तो देखो यहाँ पर जब आप प्लस का साइन लगाते हो तो ऊपर आपको क्या लिखना है, हमेशा क्या लिखना है, कैथोड आयन आपको यहाँ लिखना है, आयन ही लिखा जाता है। यहाँ पर सेल है तो सेल में आपका दोनों जगह आयन रहेंगे, है ना, उत्पाद में भी रहेंगे और अभिकारक में भी रहेंगे, कैथोड में भी रहेंगे, एनोड में भी रहेंगे। तो जब भी आप यहाँ प्लस का साइन लगाते हो तो ऊपर आपको कैथोड आयन लिखना है और अपोन में आपको एनोड आयन लिखना है। तो आपका एनोड में आयन कौन था, एनोड में Zn2 प्लस था, ये एनोड आपका Zn2 प्लस था, और कैथोड में कौन था, Cu2 प्लस, तो यहाँ पर अपन ने लिखा Cu2 प्लस आ गया, और देखो एनोड की जगह Zn2 प्लस आ गया। तो ये डायरेक्ट आपको इतना याद रखना है, तो इससे आप पूरे सेल के लिए क्या कर सकते हो, इक्वेशन सीधा लिख सकते हो, नर्नस्ट इक्वेशन किसी सेल के लिए लिखना हो, साइन का आपको याद रखना है। एक और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट
सेल, अब प्लस की जगह अगर माइनस का साइन है यहाँ पर ऐसे, तो ये वैल्यू तो वैसी रहेगी, यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, 0.0591/2, ये लोग भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ ऊपर आप क्या लिखोगे, एनोड आयन, एनोड आयन आप ऊपर लिखोगे, और नीचे आप क्या लिखोगे, कैथोड आयन। बस यही चेंज होता है, दोनों आपकी क्या है, डेनियल सेल के लिए क्या बन जाएगी, नर्नस इक्वेशन आप इससे बना सकते हो। तो अभी प्लस वाली अपन ने लिखी थी, अगर मैं यहाँ पर माइनस वाली लिखना चाहूँ तो देखो माइनस वाली मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा, चलिए माइनस वाली भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/2F लोग, ऊपर आ जाएगा Zn2 प्लस एक्वस अपॉन Cu2 प्लस एक्वस, दोनों की सक्रिय सांद्रता रहेगी, तो आपको उनको बड़े ब्रैकेट में लिखना है, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको दोनों के लिए मैंने नर्नस इक्वेशन लिखना बता दिया, प्लस और माइनस, और सेल के लिए भी बता दिया, किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए लिखना है तब भी बता दिया। और मैंने कहा कि नर्नस इक्वेशन जो है किसी इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल और उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में संबंध बताने के लिए यूज होती है। मैंने कहा है अपचयन विभव के बारे में नर्नस समीकरण लिखी गई है, ठीक है। अगर आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपके पास है तो उसको भी आपको अपचयन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके लिए नर्नस समीकरण लिखना है। अब मैं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करवा देता हूँ कि किस तरीके से न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आते हैं, तो और भी आसान हो जाएगा कि आप समीकरण को क्या कर सकते हो, या तो एक काम करते हैं, एक और, ये तो डेनियल सेल के लिए लिखा है, मैं यहाँ पर एक और नया इक्वेशन लिख देता हूँ और उससे आपको ये समीकरण डायरेक्ट बनाना सिखाता हूँ। ये डायरेक्ट अपन कैसे लिखोगे वो भी एक बार करवा देता हूँ, वो क्लियर हो जाता है, फिर अपन सवाल करते हैं। अब देखो मैंने इक्वेशन यहाँ पर चेंज कर दिया, Cu2Ag+, बना रहा है और 2Ag बन रहा है। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि Cu जो है वो Cu2+ बना रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा तब जाके Cu2+ बन रहा है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हुआ, Cu से Cu2+ बना। मैंने बताया था आपको, पहचान करना सिखाया था कि कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे पता चलेगा रिडक्शन हो रहा है। तो जब किसी भी मेटल की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए, देखो यहाँ पर 0 थी 2+ हो गई, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया। एनोड कैथोड जब तक नहीं पता चलेंगे इक्वेशन कैसे लिखोगे, ठीक है। मतलब आपका Ag जो है वो क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो बस अब यहाँ इक्वेशन लिखना है, तो लिखो। मान लो आप प्लस के फॉर्म में लिख रहे हो कि माइनस के फॉर्म में, किसी फॉर्म में, चलो माइनस फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, Cu से 2+ बना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो यहाँ पर n का वैल्यू तो 2 ही आएगा। फिर अपन ने लिखा यहाँ पर लोग। अब आपको एनोड आयन लिखना है। अब एनोड कौन है आपका, Cu एनोड का काम करे, आयन कौन, Cu2+, तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, Cu2+ एक्वस, ये लिख दो बड़े ब्रैकेट में, और अपोन में आपको कैथोड का आयन लिखना है। यहाँ पर Ag जो है, सिल्वर जो है कैथोड का काम करा, तो इसका आयन क्या है, Ag+, तो Ag+ लिखेंगे। Ag पर 1+ चार्ज है, ये भी आपका एक्वस है। लेकिन यहाँ इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर इसके साथ इसका गुणांक यूज किया गया है। गुणांक मतलब इसके आगे 2 लगाया गया है, ये आप 2Ag+ है, तो ये जो गुणांक होता है, ठीक है, ये कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको पावर 2 लगाना पड़ेगा, Ag+, तो ये Ag+ तो ऐसा कैसा लिख दिया AQ, इसके आगे 2 था, तो ये 2 कहाँ चला गया, पावर में चला गया। तो इस तरीके से अपन ने सेल के लिए, आपको अगर सेल की कोई इक्वेशन दी हुई तो उसके लिए सीधा आप नर्नस इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। आपको याद क्या रखना है कि जब माइनस का साइन यूज करोगे तब आप ऊपर लिखोगे एनोड आयन, और जब आप प्लस का साइन यूज करोगे तो आप नीचे आपको ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, कैथोड आयन। बस इतना सा याद रखना। तो ये समीकरण थी, डायरेक्ट अपन ने क्या कर ली, नर्नस इक्वेशन लिख ली। आप चाहो तो इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग लिखो, फिर दोनों को एक दूसरे में से माइनस करके आप इसको सोल्व करके देखना। जिस तरीके से मैंने डेनियल सेल के लिए करवाई है उस तरीके से आप इसको भी क्या करना, सोल्व करके देखना, ये आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। चलिए मैं आपको न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखें। अब इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप नर्नस इक्वेशन को ध्यान से समझ लेना। पहले आप उसको बार बार, अभी यहाँ से पहले का जितना भी वीडियो आप उसको बार बार देखें। नर्नस इक्वेशन आपको पूरा समझ में आ जाती है कि कैसे बन रही है, तब जाके आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है उसको देखें। आपके पास एक कॉपर का तार आपको लेना है और उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देना है, जिसका कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.1 m। सवाल को आप पढ़ लें आपकी स्क्रीन पे, है ना। कॉपर सल्फेट के विलयन में उसको डुबाया गया है, जिसका कंसंट्रेशन है 0.1 m। कॉपर का तार लिया गया है, ठीक है, यही सवाल है ना।
और ये जो पूरा प्रोसेस जो हो रहा है ये हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। एक और चीज़ ये दिया हुआ है, एक और चीज़ आपको इस सवाल में दिया गया है कि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। कॉपर का जो मानक अपचयन विभव है यानी मानक यानी ई नोट किसका दिया हुआ है, कॉपर का दिया हुआ है, ठीक है। तो ई नोट इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0.34। तो आपसे पूछा गया है कि इसका जो विभव है वो कितना आने वाला है। आपको स्टैंडर्ड तो दिया हुआ है, तो ये कितना आने वाला है। मैंने कहा था स्टैंडर्ड के लिए जो सांद्रता है वो कितनी होनी चाहिए, 1 m होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0.1 m है। मतलब आपका जो इलेक्ट्रोड बना है वो स्टैंडर्ड नहीं है। अब स्टैंडर्ड नहीं है तो उसका पोटेंशियल अलग होगा, तो कितना होगा वो आपको पता करना है। तो अपन नर्नस इक्वेशन से कर सकते हैं। यहाँ अगर आप समीकरण देखेंगे तो क्या बनेगा, जब कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वो क्या होता है, जो उसमें Cu2+ होता है एक्वस सॉल्यूशन, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और कॉपर बनाता है। सीधी सी बात है, रिडक्शन पोटेंशियल के समीकरण लिखेंगे तो यही बनेगा। अपन ने बहुत बार ये केमिकल रिएक्शन समझा है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए अगर मैं नर्नस समीकरण लिखता हूँ तो E इज इक्वल टू, ई चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो Cu2+ Cu, ठीक है। क्या आएगा, ई नोट Cu2+ Cu। फिर अपन यहाँ अगर माइनस का साइन अगर यूज़ करते हैं और ऊपर अपन पूरा कैलकुलेशन के साथ लिखते हैं 0.0591 वाली यूज़ करते हैं, अपॉन में अपन लिखते हैं n, ठीक है। n का वैल्यू अपने पास है यहाँ पर कितना है, 2 है, तो सीधा मैं यहाँ पर इधर 2। अब लोग जब आप माइनस का साइन यूज़ करते हो तो मैंने कहा था कि अपन उत्पाद के अपॉन में अभिकारक लिखते हैं। एक इलेक्ट्रोड के लिए बात हुई थी। तो ऊपर आ जाएगा आपका Cu की सक्रिय सांद्रता, अपॉन में आ जाएगी Cu2+, ये आपका एक्वस है कि सक्रिय सांद्रता। ये समीकरण बनानी है। नर्नस समीकरण बन गई तो आपका काम हो गया। अब आप इसमें वैल्यू रखें, ये तो आपसे पूछा गया है तो ये आपको निकालना है। अब मैं बार बार ये Cu2+ में लिख रहा हूँ, ई लिख रहा हूँ सीधा सा। ई नोट आपको दिया हुआ है 0.34, तो उसका वैल्यू लिख दो 0.34 माइनस 0.0591 को 2 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.02955। ये वैल्यू भी याद रख लिया, अधिकतर आपको 2 से इसको डिवाइड करने का काम पड़ेगा। तो 0.02955, नहीं तो आप डिवाइड करके देख लें, यही आने वाला है। फिर आप लिखेंगे लोग Cus। मैंने कहा था जब कोई सॉलिड होता है तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 1 होता है, तो ये तो हो गया 1, अपॉन में Cu2+ की सांद्रता आपको दी हुई है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की सांद्रता आपको दी हुई है 0.1 m। ये सांद्रता दी हुई है कॉपर सल्फेट की, मतलब ये इस आयन की सांद्रता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। तो ये कितनी है 0.1, तो यहाँ लिख देते 0.1, ठीक। अब अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूँ तो ये बन जाएगा ऊपर 10, तो ये हो गया log 10। अब यहाँ जो इस टाइप के न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि आपको log का वैल्यू जो है वो बहुत बार यूज़ होगा। 0.34 यहाँ बचा है माइनस 0.2955 इंटू ये हो गया आपका log 10, और log 10 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब आपको करना क्या है, इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको माइनस करते हैं तो कितना आंसर आएगा, E इज इक्वल टू आपका आएगा 0.31045 वोल्ट। आप माइनस करके देखेंगे यही आंसर आएगा 0.31045 वोल्ट। आंसर आपका वोल्ट में आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था। अब ये log का वैल्यू जो है आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा, नॉर्मल जगह नहीं दिया हुआ। जैसे log 10 का वैल्यू आप याद रख लें, log 2 का याद रखें, log 3 का याद रखें। इसके अलावा अगर कुछ और आता है तो आपको उसका वैल्यू जो है दिया हुआ रहेगा। जैसे log 13 आ गया, log 15 आ गया, log 12 आ गया, 11 आ गया, कुछ भी इस टाइप से आ गया तो आपको उसका वैल्यू दे देंगे। तो log 10 का आप याद रखें 1 होता है। जैसे जैसे आपको आप मैथ्स वाले हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत सारी log की वैल्यू पता है, और बायो वाले हैं तो उनको याद करनी पड़ेगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें आपसे क्या कहा गया है, जिंक का छड़ है जिसको 0.1 m सांद्रता वाले ZnSO4 विलयन के अंदर क्या करा गया है, डुबोया गया है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि यदि आप जब इलेक्ट्रोड बनाते हो उस स्टैंडर्ड कंडीशन में बनाते हो, मतलब 298 केल्विन पर जब आप इसको बनाते हो तो ये ZnSO4 जो है ये पूरे तरीके से वियोजित नहीं होता है, ये 95% वियोजित होता है। मतलब इसका कंसंट्रेशन 0.1 m नहीं है जब आप सेल बना रहे हो। कितने टेम्परेचर पर, 298 केल्विन पर बना रहे हो, क्योंकि 298 केल्विन पर ये तो पूरा घुल ही नहीं रहा है। जब ये पूरा घुल जाता है तो सांद्रता कितनी होती है, 0.1 m होती है। लेकिन उसने कहा है कि ये केवल 95% डिजोल्व होता है।
तो अपने को यहाँ इसकी सांद्रता निकालना पड़ेगी। मैं सिखाता हूँ कैसे निकालना है, पहले सवाल को पूरा समझ लेते हैं। तो उसने ये कहा कि Zn का आपके पास रोड है, उसको 1 m सांद्रता वाला ZnSO4 में डुबोया गया है, पर 298 केल्विन पर वो केवल 95% उसमें वियोजित होता है। तो आपसे पूछा गया है कि उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है, E जो है आपसे क्या है पूछा गया है। लेकिन आपको दिया हुआ है E नोट Zn2 प्लस Zn में कन्वर्ट होता है वो दिया हुआ है -0.76 लिख लें आप, 5 दिया हुआ है आप 6 लिख लें, 6 ही होता है, -0.76 वोल्ट होता है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और आपको उसका E निकालना है, E Zn2 प्लस Zn आपसे क्या किया गया है पूछा गया है। एक सवाल तो आपसे ये कहा गया है, पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर दूसरा सवाल क्या किया गया है उसको सोल्व करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या करें, नर्नस्ट इक्वेशन लिख लें, E Zn2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Zn इज इक्वल टू E नोट Zn2 प्लस कन्वर्ट होगा Zn में, ठीक है। अब आप माइनस से करें प्लस से करें, चलिए इसको माइनस से सोल्व करते हैं, -0.0591 अपोन में n का वैल्यू कितना आएगा, देखो Zn से ZnSO4 की अगर मैं बात करूँ तो ZnSO4 क्या कर रहा है, 2 प्लस दिया हुआ है ना, Zn2 प्लस से Zn बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो नीचे लिख दो 2 लोग। अब इसके लिए इक्वेशन भी लिख लो चाहो तो, इक्वेशन क्या बनेगा, Zn कन्वर्ट होगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाएगा Zn। और मैंने जब कहा है जब अपन माइनस का साइन यूज़ करते हैं तो उत्पाद के अपोन में अभिकारक लिखते हैं, उत्पाद आपका क्या है Zns और अभिकारक में क्या है Zn2 प्लस, तो ऊपर आ जाएगा आपका Zns की सक्रिय सांद्रता, अपोन में आ जाएगा ZnAq यानी जिंक आयन की सक्रिय सांद्रता। ये हो गया, अब वैल्यू रख दो तो ये निकल जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। इसका आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -0.76, माइनस इसको 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू याद ही रख लो 0.02995 लोग। यहाँ पर देखो जिंक का वैल्यू कितना है 1, और Zn2 प्लस की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने को निकालना है। उसने कहा है कि कंसंट्रेशन कितना 0.1 होता अगर टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन नहीं होता, तो 298 पे तो ये 95% ही क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। तो देखो इसको कैसे निकालोगे, जब 100% डिजोल्व हो रहा था तब सांद्रता कितनी होती, 0.1 होती, लेकिन ये कितना हो रहा है 95 हो रहा है, तो सांद्रता कितनी होगी, बस ये निकालना। 100 इक्वल है 0.1 के, तो 95 कितने इक्वल होगा, तो क्या किया जाएगा 0.1 के अपोन में जाएगा 100 और 95 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ऐसे सोल्व किया जाता हमेशा इसको। यहाँ से आप डेसिमल हटाओ 0 आ गया तो ये हो जाएगा 0.095, ठीक है। तो लिख लो इसको, कितना आया 0.095, ये कंसंट्रेशन है। अब यहाँ से मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 3 0 आपके ऊपर लग जाते हैं। अब 1000 को आप 95 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या आने वाला है, -0.76 -0.02995 लोग 10.5 के समथिंग आने वाला है। अब 0.5 को छोड़ो, लोग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 0.5 पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अप्रोक्स आपका आंसर आ जाएगा -0.76 -0.02995, इसको आप 1 मान लो और इन दोनों को प्लस करके आप लिख दो, तो आपका क्या आ जाएगा E Zn2 प्लस कन्वर्ट होता है Zn में, तो ये आपका आ जाएगा। चलो प्लस करो उसको, माइनस में ही आंसर आएगा, है ना, दोनों माइनस में वैल्यू, तो माइनस में ही आपका आंसर आने वाला है। तो 5987 0.78, अगर आप 0.5 को भी सोल्व करते तो 0.79 के समथिंग आ जाता, तो यही आपका क्या हो गया, पोटेंशियल निकल गया। तो ये पहला क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो गया। प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ थी, बस इसका कंसंट्रेशन निकालना है। तो याद रखना है कि अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो इतने कंसंट्रेशन का था, तो ये कब दिया होता है 100% का, इसको 100% तो 100% पे इसकी सांद्रता 0.1 थी, तो 95% पे कितनी होगी, इसके अपोन में इसको लिखो, जो पूछा गया उसको मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो आपका कंसंट्रेशन निकल जाएगा। चलिए अब दूसरी बात क्या पूछी गई उसको देख लेते हैं। जो दूसरा सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि ये जो Zn2 प्लस है इसका कंसंट्रेशन कितना किया जाए कि जो E है, E Zn2 प्लस Zn ये 0 हो जाए, इसका विभव जो है वो शून्य हो जाए, मतलब इसका वैल्यू जो है वो शून्य हो जाए। कब इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा, तो इसका कंसंट्रेशन अपने को कितना करना पड़ेगा, इसके कंसंट्रेशन को बदलने के लिए उसने कहा है। तो चलिए सोल्व करते हैं। इसका वैल्यू आपको 0 बनाना है तो यहाँ 0 लिख दो, ये आपको दिया हुआ है -0.76, फिर माइनस इसको सोल्व करेंगे तो 0.02995 तक लिखना ज़रूरी नहीं है,
लोग इसका वैल्यू तो 1 होता है तो 1 लिख देते हैं। और Zn2+ आपसे पूछा गया है, यही तो पूछा गया, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, तो इसका कंसंट्रेशन यही रहने दो। अब इन दोनों को क्या करो, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये प्लस का है, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 0.76 इज इक्वल टू, इधर बचता है -0.0, ये अपोन में है, इसको ऊपर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस में, तो इसको प्लस में लिख देता हूँ 0.0299 log Zn2+ aqueous, ये हो गया। अब ये इधर का में है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो अपोन में चला जाएगा, तो 0.76 अपॉन 0.0299 इज इक्वल टू log Zn2+ aqueous। इसको इससे डिवाइड कर लो, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 25.763 वोल्ट। ठीक है, अब ये काय में आया, log में आया, Zn2+, ये आपका एक्वस, तो ये log में आया। अपने को तो केवल इसका वैल्यू चाहिए, तो देखो अपन क्या करेंगे, ये log को इधर लेके आ जाओ, तो log इधर आएगा तो ये बन जाएगा एंटी log, तो ये हो गया एंटी log। आंसर आपका इधर कितना आया था 25.763 इज इक्वल टू, इधर आपका अब क्या बचा Zn2+, तो ये आ गया आपका आंसर। आपको एंटी log में ही आंसर दे देना है। ठीक है, ये log बचता है तो log को इधर लेके आ जाओ, एंटी log में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से सोल्व करना। यदि आप कंसंट्रेशन Zn2+ का इतना कर देते हो तो आपका जो विभव है उस इलेक्ट्रोड का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इस टाइप के सवाल भी आप कर लेंगे। तो देखो सेल के लिए कैसे सवाल आता है उसको देखें। देखो आपका थर्ड वाला सवाल आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है Fe जो है Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.001 m, और 2H+ जो है वो H2 में कन्वर्ट हो रहा है और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1 m। ठीक है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं, मतलब आपको समझ में आ गया होगा इसको देख के कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड कंडीशन में बनाया गया है, 1 एटमॉस्फेयर पे बनाया गया है, और आपका तो फिर सीधी सी बात है कि इसका जो विभव है वो कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। और एक और चीज़ आपको समझ में आती है कि यहाँ पर Fe जो है Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आप ये कह सकते हो कि ये आपका जो है ये एनोड है। ठीक है, और ये आपका क्या है, कैथोड है। दो चीज़ें आपको ये समझ में आती हैं। अब पूछा क्या गया उसको देखो, कोई आपको ये भी दिया हुआ है, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ किसके लिए, एनोड के लिए। देखो ना Fe2+ Fe लिखा हुआ है, एनोड के लिए दिया हुआ -0.44 वोल्टेज। ठीक है, तो पूछा क्या गया, सबसे पहले तो ये कहा गया है कि इस सेल के लिए, जिस सेल को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया है उसके लिए आपको नर्नस समीकरण लिखना है। दूसरी चीज़ आपसे कहा गया कि उस सेल का पोटेंशियल आपको पता करना है, पूरे सेल का पोटेंशियल आपको पता करना है। तो चलिए सबसे पहले अपन इसके सॉल्यूशन में सबसे पहला काम करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, नर्नस इक्वेशन लिख लेते हैं इस सेल के लिए। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है, अब ये ई नॉट सेल कैसे बनेगा, इसको भी चाहो तो पूरा लिख सकते हो। ई नॉट सेल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको करना पड़ेगा ई नॉट, मैंने कहा था कैथोड में से एनोड को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो 2H+ H2 माइनस ई नॉट Fe2+ कन्वर्ट होगा Fe में। करा था ना अपन ने पहले भी इसको, कैथोड में से एनोड को माइनस करते हैं तो आपका ई नोट आ जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, 0.0591 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, Fe से Fe2+ बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 लो। अब मैंने कहा था जब माइनस का साइन अपन लगाते हैं तो एनोड के अपॉन में आपका क्या आता है, कैथोड आता है। तो एनोड में आयन कितना है, एनोड का आयन है आपका Fe2+, ये आपका एक्वस है। ठीक है, कैथोड का आयन कितना है, कैथोड का आयन है आपका H+, आयन तो H+ ही है ना, बस ये 2 है तो 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैंने सिखाया था कि यहाँ पे आगे 2 होता है तो ये स्क्वायर में चला जाता है। तो ये इस सेल के लिए क्या हो गया, नर्नस समीकरण हो गया। अब इसको सोल्व भी कर लेते हैं। ई सेल आपसे निकालना पूछा गया है तो इसको कैसे निकालेंगे, चलिए इसको निकालते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड के लिए, तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0, तो ये तो हो जाएगा 0.00। ठीक है, माइनस इसका आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, माइनस में ही दिया हुआ है, तो इसका माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +0.44। ठीक है, फिर माइनस इसको डिवाइड ही कर लो, 0.0591 को 2 से, तो कितना आएगा 0.0299, इतना ही लिख दो बहुत है ना, 5 तक लिखना ज़रूरी नहीं है। फिर लोग
Fe2+ की सांद्रता दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.001, यहाँ पर दिखेगी आपको सांद्रता, ठीक है। तो कितनी है 0.001, ठीक है। अपॉन में H+ की सांद्रता कितनी दी हुई 1। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 लिखने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, अगर यहाँ से डेसिमल हटाता हूँ तो 30 नीचे आ जाता है। और आगे सोल्व करते हैं इसको। ई सेल इज इक्वल टू 0.00 को प्लस करेंगे तो सीधा लिख देता हूँ 0.44 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो। फिर माइनस 0.0299 लो 1 अपॉन 10 की पावर 3, 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और इसको ऊपर लेके आएंगे तो 10 की पावर -3, सीधा लिख देता हूँ 10 की पावर -3। अब यहाँ एक फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, ई सेल इज इक्वल टू 0.44 माइनस 0.0299 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ आप देखोगे 10 की पावर -3 है, तो ये जो पावर में होता है लोग के जो बार डिजिट होता है उसकी जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये -3 आगे आ जाएगा। बचेगा क्या log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, उसको लिखने का जरूरत ही नहीं है। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना आएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.44 प्लस 0.084, ठीक है। चलिए इनको प्लस कर लेते हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.53 वोल्ट, ठीक है। प्लस करके आप देख लेना, वो पूरा प्लस करके आंसर लिखा हुआ 0.53 वोल्ट। तो इस तरीके से आप पूरे सेल के लिए अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो बहुत आसान है, उसके लिए नर्नस समीकरण लिखना, और ई सेल के लिए आपको क्या करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। तो ये नर्नस समीकरण ऐसे लिखा जाता है किसी भी सेल के लिए, आपको समझ में आता है। ये मैंने पहले आपको पूरा लिख के सिखा दिया है, तो आप इसको समझ जाएं एक बार में तो आपका काम हो जाएगा। अब NCERT उठाएं, बुक उठाएं, उसमें इस टाइप के और भी न्यूमेरिकल हैं, इलेक्ट्रोड के लिए भी दिए हुए हैं, सेल के लिए भी दिए हुए हैं, आप उनको करें। मैंने आपको सारी चीज़ें सिखा दी, नर्नस इक्वेशन क्या होती है, डिस्कवरी क्यों किया गया, इसका क्या यूज़ है, इसको किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए कैसे लिखा जाता है, किसी सेल के लिए कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रोड के लिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेल के लिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको कैसे सोल्व किया जाता है, सारी चीज़ें मैंने सिखा दी है। बस ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, मेहनत करने की। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप आपकी प्रॉब्लम बताएं, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, जिसको इसका ज़रूरत है उसके साथ शेयर करें। मिलते हैं कल की क्लास में।